नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कपिल शर्मा और मैंने BCA कम MSc IT किया है। आज आपके फिज़िक्स जो सेकंड पेपर है आपका आरपीएससी लेक्चरर के अंतर्गत, उसमें फोर्थ सेक्शन के अंदर आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं फिज़िक्स सेकंड पेपर के अंदर पार्ट 4 के अंदर जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं, पहले इसके अंदर साइकोलॉजी का भी पोर्शन था, लेकिन साइकोलॉजी का पोर्शन हटा दिया गया है, उसकी जगह पेडागोजी ने ले ली है। तो पेडागोजी के अंतर्गत अगर अपन फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें, फर्स्ट पोर्शन में लिखा हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज, टीचिंग मॉडल्स, प्रिपरेशंस एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग, मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग वगैरह वगैरह। लेकिन अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे पोर्शन सेकेंड की। और मुझे 4-5 दिन का समय है, तो मैं 4-5 दिन के अंदर जो पोर्शन सेकंड है आपका सेकंड पेपर का, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जिस सेकंड इसका नाम है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन टीचिंग लर्निंग जिसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस कवर हो रहा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला पोर्शन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ICT। इसके अलावा आपका है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बिल्कुल बेसिक टॉपिक लिए गए हैं कंप्यूटर से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके अलावा आपका सिस्टम अप्रोच सेकंड जो आपका टॉपिक है इसके अंदर। और इसके अलावा आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, बिल्कुल बेसिक लिया गया है, इसमें ज़्यादा टेक्निकल पार्ट नहीं है, नॉर्मल कॉमन जो पार्ट हैं वही लिए गए हैं। एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। तो ये बात हुई आपके सिलेबस की। आपके सिलेबस का जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ICT और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कॉन्सेप्ट ऑफ ICT की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जो सिलेबस दिया हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे सबके पास आपके पास PDF अवेलेबल ही होती है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा कि क्या क्या आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। तो आज के लिए अपना जो टॉपिक रहने वाला है, अगर विद रेफरेंस टू कंप्यूटर अपन बात करें या IT अपन बात करें, तो वो रहने वाला है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से पहले अपने को कंप्यूटर के बारे में परिभाषा को देखना अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। सबको पता है कि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। सभी के पास अलग अलग गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आप लोग पहले से रखते हो। लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कंप्यूटर की परिभाषा से। और कंप्यूटर की परिभाषा अपन थ्योरेटिकल नहीं पढ़ के अपन पढ़ेंगे एज ए प्रैक्टिकल के रूप में। तो अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से डेटा या संदेश दिया जाता है, जो CPU में प्रोसेसिंग करके और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें जो रिजल्ट प्रदान करता है उसे कंप्यूटर कहते हैं। या अपन यूँ कहें कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। तो अगर इसको मैं प्रैक्टिकल रूप में लिखना चाहूँ तो कंप्यूटर क्या है, इनपुट लेता है। तो यहाँ अपन लिख देते हैं इनपुट। इसको मैं एज ए प्रैक्टिकल रूप में लिख देता हूँ। फिर प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग के बाद में है वो अपने को आउटपुट प्राप्त होता है। इनपुट जो दिया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से दिया जाता है। तो इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि आपको पता भी होगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिक इनपुट डिवाइसेस की भी अपन बात करें तो माउस,
कीबोर्ड, इसके अलावा जॉयस्टिक, स्कैनर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कॉमन इनपुट डिवाइसेज हैं। प्रोसेसिंग की अगर अपन बात करें तो जो छोटी डिजिटल डिवाइसेज आती हैं उनके अंदर प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, और जो बड़ी डिजिटल डिवाइसेज हैं जैसे कि कंप्यूटर है या फिर मोबाइल फ़ोन है, इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज में लिया जाता है। प्रोसेसर कहो या माइक्रो प्रोसेसर कहो, लेकिन अगर आप बड़ी डिवाइसेज की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर है वो सही टर्म मानी जाती है। प्रोसेसर छोटी डिवाइस के लिए यूज में लिया जाता है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन हो गई या और कोई छोटी मोटी डिजिटल वॉचेज़ हो गई, स्मार्ट वॉचेज़ हो गई, तो वो सारी चीज़ें। तो प्रोसेसिंग है वो किस में की जाती है? सीपीयू के अंदर की जाती है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। और जो आउटपुट है वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो बेसिक आउटपुट डिवाइसेस की बात हम कर लेते हैं। जैसे आप जानते ही हो मॉनिटर, इसके अलावा अपना प्लॉटर, प्रिंटर। इसमें अगर अपन बात करें तो मॉनिटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी जनरेट करता है। मॉनिटर पे जो आउटपुट आता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। मॉनिटर का जो आउटपुट है उसको सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। प्रिंटर का जो आउटपुट आता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। ये अपन कुछ बेसिक बातें हैं जो कर रहे हैं। तो अब मैं बात कर रहा था कंप्यूटर की परिभाषा की। तो अगर अपन इस पोर्शन से देखें, कंप्यूटर की परिभाषा को समझना चाहें, तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मैंने जो बोला वो इसमें साकार हो रहा है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से इनपुट दिया जाता है, डेटा दिया जाता है, जो सीपीयू में प्रोसेसिंग करके आउटपुट के द्वारा हमें जो रिजल्ट प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ से अपन देंगे उसको कहा जाएगा डेटा, इनपुट के रूप में। वो प्रोसेस होगा सीपीयू के माध्यम से, माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से, और जो आउटपुट निकल के आएगा वो कहलाएगी इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि जब अपन सीपीयू में डेटा डालते हैं, कहने का मतलब कीबोर्ड के माध्यम से हमने कुछ भी डाला, उसके अंदर तमाम कीज मौजूद होती हैं, उसके माध्यम से हमने कोई भी डेटा इसमें प्रोसेस करने के लिए डाला, तो वो तब तक डेटा ही है। वहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, जितनी भी कीज हैं कीबोर्ड के ऊपर, उनका कोई मतलब नहीं है जब तक आप अपने लायक कोई जानकारी या अपने लायक कोई उचित उपयोगी कोई सामग्री नहीं बना लो, तभी इसको यहाँ पे डेटा कहा जाता है। प्रोसेस होने के बाद वही डेटा है वो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाता है और इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा या संदेश दिया जाता है, जो सीपीयू में क्रिया करके प्रोसेसिंग करके आउटपुट के द्वारा हमें जो रिजल्ट प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर की जो परिभाषा है उसके बारे में। इसके बाद अपन, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपन जो अपना मेन टॉपिक है, जो अपने कहने का मतलब है कि सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और जो बेसिक जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो आपके, मुझे लगता है कि जो कवर करेगा आपके सिलेबस को, वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन का युग है। नॉर्मल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप पढ़ोगे तो वो आपके लिए काम करने वाला नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अपन जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से भी को भी पढ़ने से पूर्व अपने को कुछ जानकारी कंप्यूटर के बारे में होनी चाहिए। तो मैं कुछ जानकारियां पहले आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिससे मैं जो चीज़ें आगे जो आपको बताने जा रहा हूं थोड़ी सी हल्की सी एडवांस लेनी ज़रूरी है। अगर एडवांस चीज़ें नहीं होंगी तो फिर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं मिले जो आप चाहते हो, और जिस लिए आप इस चैनल पर आपने विजिट किया है वो जो उद्देश्य आपको पूरा होना ज़रूरी है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर जो सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज़्यादा डीपली अपन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को हल्का सा एक बार में आपको इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है। देखिए, जितनी भी डिवाइसेज या जितनी भी डिजिटल या स्मार्ट डिवाइसेज इस कहने का मतलब है अपने पास मौजूद हैं, वो सारी की सारी डिवाइसेज खुद काम नहीं कर सकती। किसी भी डिवाइस को काम करवाने के लिए, किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी डिजिटल डिवाइस को काम करवाने के लिए हमेशा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से काम करवाता है
कंप्यूटर को काम करवाने के लिए जिस बेसिक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, यह बेसिक सॉफ्टवेयर है, उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर कार्य नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर का कार्य है वो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हर एक हार्डवेयर ऐसा है जो, कहने का मतलब अगर उसको काम करवाना है तो आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो ये बड़ा बेसिक सा सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको कंप्यूटर से काम करवाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत आपको पड़ेगी। ऐसे ही इसके अंदर जो बेसिक चीज़ एक और होती है वो होती है CPU। जैसे मैंने अभी भी बताया, ये प्रोसेसिंग के काम आता है, ठीक है। तीसरी जो बेसिक चीज इसके अंदर होती है वो होती है मेमोरी। जितने भी जीव इस संसार में मौजूद हैं, जितने भी प्राणी इस संसार में मौजूद है, सबकी अपनी अपनी मेमोरी है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो डिवाइसेज भी अपना जो काम है वो मेमोरी के आधार पे ही करते हैं। विदाउट मेमोरी कोई भी डिवाइस काम नहीं कर सकती है। कहने का मतलब है जितनी भी प्राणी हैं, हम लोग जीव जंतु जितने भी हैं, सब मेमोरी के आधार पे ही काम करते हैं। तो ये तीन सबसे बेसिक चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर को काम करवाने वाला बेसिक सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। CPU में प्रोसेसिंग होती है और मेमोरी के अंदर क्या होती है? मेमोरी के अंदर है वो चीज़ स्टोर करती है, स्टोरेज मेमोरी के अंदर होता है हमेशा। ये तीन बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है, जिससे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो आपको समझ में अच्छे से आ पाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। बेसिक बस ये पता होना चाहिए कि भाई ये कंप्यूटर को काम करवाने के लिए जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, अगर ये नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर में तो वो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। और CPU है वो प्रोसेसिंग के काम आता है, मेमोरी है वो स्टोरेज के काम आती है। ये तीन चीज़ें आपको बेसिक पता होंगी तो आगे जो मैं करवाने जा रहा हूँ, अगर अपन थोड़ा डीप भी जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो टॉपिक है, जो अपने सिलेबस में दिया गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उस पे अपन आते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर या IT के अंदर मेनली दो ही चीज़ें अवेलेबल हैं, या तो कोई चीज़ उसमें हार्डवेयर होगी या सॉफ्टवेयर होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को काम करवाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो कंप्यूटर में दो ही चीज़ें मौजूद हैं देखा जाए तो, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूछा गया है। तो इसका जो मतलब है, अपन बेसिक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, उससे ही अपन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं हार्डवेयर की परिभाषा आपको बता देता हूं। हार्डवेयर का मतलब है कि जितनी भी इनपुट डिवाइसेज वो होती हैं जिनके माध्यम से अपन डेटा है वो कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं, इनपुट सिग्नल कंप्यूटर में भेजते हैं, वो इनपुट डिवाइसेज हैं। और आउटपुट डिवाइसेज वो है जो प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा को संभालने के लिए काम में आती है। कहने का मतलब डेटा को जो एक्सेप्ट करती हैं वो आउटपुट डिवाइसेज कहलाती है। तो इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज, ये जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सारी हार्डवेयर कहलाती हैं। कहने का मतलब जिनको अपन छू कर महसूस कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। अब छू कर महसूस कर सकते हैं, उसमें सारी की सारी डिवाइसेज आ चुकी हैं। आपको पता होगा कि कंप्यूटर की जो डिवाइसेज हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं। तो जितनी भी कलपुर्जे कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं जिनको हम छू कर महसूस कर सकते हैं, चाहे वो रैम रोम है, चाहे वो कोई स्टोरेज डिवाइस है, चाहे वो CMOS है, चाहे डायोड्स हैं, उन सबको ही हम क्या है छू कर महसूस कर सकते हैं। जितनी भी इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं, मेमोरी हैं, रैम रोम, EPROM वगैरह, वो सारी की सारी क्या है? हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर की परिभाषा में बेसिकली आपको सबसे पहले दे देता हूँ, फिर वन बाय वन हम इसके अंदर थोड़ा डीपली पढ़ेंगे।
प्रोग्राम व प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम्स व प्रोग्रामों का समूह है, इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर अपन अगर बात करें, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, क्योंकि पोर्शन आपके लिए उतना बड़ा नहीं है, केवल 2 ही हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, 2 ही वर्ड लिखे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें से आते हैं, अपन उन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा टारगेट करेंगे, और वो टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी में से सबसे ज़्यादा, ऐसा कोई एग्ज़ाम मैंने आज तक नहीं देखा है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे वो नॉर्मल सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इनका एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टोरेज डिवाइसेज और मेमोरी के अंदर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन हार्डवेयर को लेंगे, और हार्डवेयर के अंदर अपन जो अध्ययन करेंगे वो सबसे पहले अध्ययन करेंगे मेमोरी का। और मेमोरी का अध्ययन करने से पहले अपने को बेसिक स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है कि मेमोरी अंदर ही अंदर करती क्या है। अपने को डायरेक्ट कोई, कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट कोई डेफिनेशन याद कर लोगे या डायरेक्ट कुछ भी याद कर लोगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, और उसमें जो भी क्रियाएं होती हैं, इतनी सारे कलपुर्जे, इतनी सारी डिवाइसेज उसमें लगी हुई हैं, तो वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं, क्या उनके अंदर ऐसा होता है कि भाई प्रोसेसिंग हो जाती है, आउटपुट आ जाता है, बूटिंग हो जाती है, कंप्यूटर ऑन हो जाता है, फिर हम शट डाउन करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं कि ये सारी चीज़ें संपन्न होती हैं। तो उस तरह से उस चीज़ को जोड़कर अपन पढ़ेंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं और अपन पढ़ते हैं, टॉपिक है वो अपन लेंगे हार्डवेयर के अंदर। जो टॉपिक लेंगे वो सबसे पहले लेंगे मेमोरी। और मेमोरी से पहले देखो, जो कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक जो स्ट्रक्चर चलता है किसी भी कार्य को करने का, वो इस तरह से चलता है। कंप्यूटर बेसिकली, अब मैं टेक्निकल टर्म के अंदर थोड़ा सा अपन प्रवेश करते हैं। इतनी देर जो अपन बातें कर रहे थे वो बातें कर रहे थे बेसिक जो बातें होती हैं, ऊपर ऊपर की जो बातें होती हैं। अब मेनली सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर कहाँ किसको जाता है एक्चुअल में। तो कंप्यूटर बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आप नॉलेज अगर आपने लिया हो, देखा हो, तो कंप्यूटर बेसिकली कहा जाता है 2 ही चीज़ों को। एक तो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, पीएम मैं इसको लिख देता हूं, प्राइमरी मेमोरी इसको कहा जाता है। एक तो इसमें होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा इसके अंदर होता है सीपीयू। इन दोनों को मिलाकर ही कंप्यूटर कहा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं। अब आप कहोगे नहीं सर, इसमें तो स्टोरेज डिवाइसेज भी होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज भी जोड़ी जाती हैं, ऑक्सिलरी डिवाइसेज भी होती हैं, टर्शियरी डिवाइसेज सारी होती हैं, लेकिन कंप्यूटर इन दोनों को ही कहा जाता है। अगर आप इसके अंदर स्टोरेज डिवाइस जोड़ते भी हो बाहर से, यहाँ से अगर हमने स्टोरेज डिवाइस जोड़ भी ली तो इसको सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है, उसको कंप्यूटर के अंदर नहीं माना जाता है। कंप्यूटर को अगर मेनली अगर देखें तो मेनली ये 2 ही हैं, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो हम बात करते हैं 2 मेमोरी की, रैम और रोम। लेकिन बेसिकली अगर सिर्फ प्राइमरी मेमोरी कहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब लगाया जाता है रैम से ही। ठीक है, बेसिकली उसका मतलब रैम से लगाया जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंडरी स्टोरेज, मान लेते हैं हार्ड डिस्क। तो जो सीपीयू होता है, अब अपन सीपीयू क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, गणना करता है या प्रोसेसिंग करता है। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। अगर रैम की बात करें, रैम की अगर बात की जाए तो रैम जो स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है वो अस्थायी स्टोरेज होता है। और जो आपकी कहने का मतलब है रोम जो स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है वो स्थायी स्टोरेज होता है। इनके बारे में, सबके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, इसके बारे में पता होना जरूरी है। इधर से कंप्यूटर के अंदर आपको पता ही है, कंप्यूटर के अंदर डेटा आता कहाँ से। कंप्यूटर के अंदर या तो इनपुट दिया गया होगा और वो सीधा जाता है प्राइमरी मेमोरी के पास। अगर इनपुट नहीं दिया गया है तो प्राइमरी मेमोरी जो डेटा उठाती है वो कहाँ से उठाती है, सेकेंडरी स्टोरेज से उठाती है।
या फिर इनपुट दिया गया होगा, और इसकी वजह से क्या आता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, आउटपुट आता है। ये सारी चीजें इसके अंदर चलती है। अब इसके अंदर अपन इनपुट डिवाइसेज के अंदर अभी भी मैंने जो आपको चीज़ें लिखवाई थी कि अलग अलग इनपुट डिवाइसेज हैं वो होती हैं, जिसमें मैंने कीबोर्ड लिखा था, माउस लिखा था, और भी जॉयस्टिक वगैरह, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक बार जो बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसके ऊपर आप एक बार फोकस करेंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या आपको शुरू में बताया कि प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू को ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के साथ जब इनपुट और आउटपुट, कहने का मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी प्लस सीपीयू प्लस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, ये सब कहने का मतलब है मिल जाती है। कहने का मतलब इस कंप्यूटर के साथ ये दोनों तो रहती ही रहती है, इनके साथ अगर ये भी मिल जाए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, तो इन डिवाइसेज को कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेज। बाहर से जोड़ी गई डिवाइसेज हैं, ये सहायक डिवाइसेज हैं। और जो ये ऊपर से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज अपने पास जुड़ गई है, इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को कहा जाता है ऑक्सिलरी डिवाइसेज। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, ऑक्सिलरी डिवाइसेज भी इसको कहा जाता है। ये बात इसके अंदर है। इसके अलावा अब ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी है। एक डिवाइस, कहने का मतलब अगर इंटरनेट से कुछ आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनेट, अगर इंटरनेट से हमें कुछ प्राप्त हो रहा है बाई चांस, तो वो जो इंटरनेट है वो टर्शियरी डिवाइस के अंदर आएगा। अब टर्शियरी के अंदर सिर्फ इंटरनेट ही नहीं होता है, और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका है जितनी भी फ्लैश डिवाइसेज हैं, पेन ड्राइव है, आपका मेमोरी कार्ड है, वगैरह वगैरह। अब आप समझ गए होंगे कि जो भी पेरिफेरल, कहने का मतलब जो और जो डिवाइसेज जुड़ती हैं इनके अलावा, वो हैं वो टर्शियरी डिवाइसेज के अंदर गिनी जाती है, जैसे इंटरनेट हो गया, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना चाहिए। यहाँ से कितने क्वेश्चन बने, यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन गए। पहला तो ये कि सीपीयू है वो गणना करता है, जो प्राइमरी मेमोरी वो स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो रैम है वो तो अस्थायी स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है, और जो रोम है वो स्थायी स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज अगर इस कंप्यूटर के साथ मिल जाए, कहने का मतलब प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के साथ मिल जाए, तो ये मिलके ऑक्सिलरी, कहने का मतलब कि ऑक्सिलरी डिवाइसेज कहलाती है, और कहने का मतलब पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाती है। और अगर इसके साथ सेकेंडरी स्टोरेज अगर मिल जाए तो उसको ऑक्सिलरी डिवाइसेज कहा जाता है। इंटरनेट अगर साथ में है, और इंटरनेट के साथ साथ अगर पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये भी अगर शामिल हैं, तो इसको टर्शियरी डिवाइसेज या तृतीयक डिवाइसेज भी इसको कहा जाता है, हिंदी में अगर अपन बात करें तो ये कुछ पोर्शन आपके समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन इससे आगे बढ़ेंगे, और इससे जो आगे की जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी हमने रैम और रोम के बारे में जो बेसिक है वो देखा है, और रैम और रोम की जो कार्य प्रणाली कंप्यूटर के अंदर एक तरह से कैसे चलती है उसके बारे में अपन ने बेसिक इसके अंदर थोड़ा देखा। अब अपन जो प्राइमरी मेमोरी है उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपके लिए लिखा था, प्राइमरी मेमोरी है, मैंने बताया था कि रैम और रोम 2 भागों में विभक्त होती है। एक को अपन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैम, और दूसरी होती है अपने यहाँ रोम। तो रैम और रोम 2 मेमोरी होती है। नीचे जो होता है मैंने बताया था सीपीयू, और ये दोनों मेमोरी ही मिलके, ये दोनों मेमोरी मिलके प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, और नीचे है वो प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू अवेलेबल ही है। तो रैम और रोम जो है इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ इसको। रैम जो है वो इनिशियल स्टेज के अंदर, इनिशियल स्टेज का मतलब है जब अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रैम जो है वो इनिशियल स्टेज के अंदर ब्लैंक होती है, मतलब खाली होती है।
ये आपको भी पता है कि शुरू शुरू में जब अपन कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो रैम है वो बेसिकली खाली ही होती है। जब तक कि बूटिंग नहीं हो गई हो और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर रैम के अंदर कॉपी नहीं हो गया हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंटेंट्स है वो रैम के अंदर नहीं चले गए हो, तब तक है वो रैम खाली रहती है। और जो रोम है वो इनिशियल स्टेज के अंदर फुल रहती है, भरी हुई रहती है, फुल रहती है इनिशियल स्टेज में। शुरुआत में जब अपन कंप्यूटर शुरू करते हैं उस समय फुल रहती है। ये चीज़ रैम और रोम के बारे में आपको याद रखनी है। अब रोम का जो यूज़ है वो बेसिकली क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। रैम और रोम का जो वास्तव में ये किस तरह से यूज़ में ली जाती है। तो सबसे पहले अपन रोम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो कंप्यूटर को आपने जैसे मान लो ऑन किया, आपने पावर ऑन किया, तो पावर ऑन होते ही सबसे पहले जो कंप्यूटर करता है वो पोस्ट करता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम के अंदर, पोस्ट वाला। पोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है, पोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये मैं साइड में लिख देता हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है कि जब शुरू में कंप्यूटर बनाया गया था, मार्क फर्स्ट नाम के कंप्यूटर के बारे में आपने सुना होगा कि जब उस कंप्यूटर के अंदर उस कंप्यूटर को ऑन किया गया और प्रोग्रामिंग वगैरह है वो उसके अंदर रन करवाई गई, तो उस वक्त क्या हुआ कि वो कंप्यूटर है वो, कहने का मतलब उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, वो कंप्यूटर फट गया था। उसका कारण था कि उसमें पोस्ट नहीं था, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट उसमें नहीं थी। अब क्या होता है, जैसे ही अपन पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर का या लैपटॉप का या किसी भी डिवाइस का जो स्मार्ट डिवाइस है, तो पावर ऑन होते ही सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब है कि हल्की सी एक पावर दे के कंप्यूटर के अंदर देखी जाती है कि कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेज हैं अंदर से वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो सही से अगर चल रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है बूटिंग की आगे बढ़ती है। ये जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ वो बूटिंग की प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब अपन कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो बूटिंग ही की जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद जो है वो आपका जनरेट होता है बायस। बायस की जो फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म कंप्यूटर्स में बहुत पूछी जाती है, कंप्यूटर के एग्जाम्स के अंदर या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड पोर्शन के अंदर। तो बायस की जो फुल फॉर्म है वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो बेसिकली जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं उनको भी चेक किया जाता है, उनको भी अलर्ट किया जाता है कि अब कंप्यूटर शुरू हो चुका है, आप अलर्ट मोड पे रहिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके बाद में ये बायस होता है। बायस होने के बाद आपका जो बूट स्ट्रैप लोडर है वो वर्किंग के अंदर आता है, वो हरकत के अंदर आता है। बूट स्ट्रैप लोडर, बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, बूट स्ट्रैप लोडर जो है वो रैम के जो कंटेंट है, कहने का मतलब है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंटेंट है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपने देखा होगा मोबाइल अपन ऑन करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है पावर्ड बाय एंड्रॉयड। उसके बाद में अलग अलग आइकन्स जो आपके मोबाइल के अंदर मौजूद हैं वो आपको दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो सारा जो काम है आप उसके अंदर कभी डेटा ऑन करते हो, कभी जो टाइम आपको दिखाया जाता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होती है। तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यहाँ से मैं ओएस लिख देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंटेंट्स हैं, बात एक ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंटेंट्स को ये लोड करता है। किसके ऊपर लोड करता है, रैम के ऊपर जाके ये लोड करता है। तो रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्थापित होगा तभी आगे का काम हो पाएगा। आपने देखा होगा आपके मोबाइल की जो रैम है वो आप कई बार देखते हो कि 4 GB रैम है लेकिन 3 GB बताता है या कम बताता है। वो इसलिए बताता है क्योंकि बाकी जो रैम होती है उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मैप होने के लिए कुछ न कुछ मेमोरी स्पेस चाहिए होता है। तो वो होने के रैम के अंदर कॉपी होने के बाद आगे की प्रोसेस होती है और जो आपका कहने का मतलब है बूटिंग का जो प्रोसेस है वो सफलतापूर्वक हो पाता है। उसके बाद आप देखते हो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद आगे जो है उसके बाद में डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है
और डेस्कटॉप स्क्रीन आने के बाद आप कोई भी काम कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया वो एक बूटिंग की सामान्य प्रोसेस मैंने आपको बताई है। सबसे पहले पावर ऑन किया जाता है, फिर पावर ऑन होने के बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है कंप्यूटर के कलपुर्जों में। उसके बाद में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो एक्टिव होता है। और ये जो चीज़ें जो पाई जाती हैं वो रोम के अंदर होती हैं, जैसे बूट स्ट्रैप लोडर है, या मैं आपको बताऊं ये जो सारी चीज़ें हैं वो रोम के अंदर पाई जाती हैं। क्या क्या पाया जाता है मेनली रोम के अंदर? बायस है और बूट स्ट्रैप लोडर है। मेनली आपको ये दो ही चीज़ें याद रखनी है, होने को तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ समय पहले जब कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अंदर भी बूट स्ट्रैप लोडर के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बेसिक का पार्ट है, एडवांस कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है। तो रोम के अंदर बायस होता है, बूट स्ट्रैप लोडर होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कीबोर्ड, माउस, इनके जितने भी ड्राइवर, इनके ड्राइवर अपन कभी भी कंप्यूटर के अंदर डालते नहीं है। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, कभी आपने डाला नहीं होगा। प्रिंटर का ड्राइवर है वो हमें, अगर हम HP का प्रिंटर लाते हैं तो HP की साइट से जाके हमें प्रिंटर का जो ड्राइवर है या जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन इनका डाउनलोड नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं डाउनलोड करना पड़ता? क्योंकि वो रोम के अंदर वो चीज़ें पहले से बिल्ट इन आती हैं। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों का, ऐसे ही आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो बहुत सारे लोग जानते होंगे इंजीनियरिंग वाले की एडर है, फुल एडर है, सबट्रैक्टर है, ये मल्टीप्लेक्सर है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये रोम के अंदर ही मौजूद रहती हैं। और इन सब रोम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। साधारणतः मैं लिख देता हूँ, हालांकि रोम के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। रीड ओनली मेमोरी रोम को कहा जाता है। और रोम की जो प्रोग्रामिंग है वो मैन्युफैक्चर के टाइम, इसकी जो प्रोग्रामिंग है, रोम की जो प्रोग्रामिंग है वो की जाती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम से ही। कहने का मतलब जब कंप्यूटर बनता है उस टाइम पे ही रोम की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। फिर रोम को फॉर्मेट नहीं किया जा सकता, रोम को आप फॉर्मेट नहीं कर सकते कभी भी। ये है तो रोम के बारे में ये बेसिक जानकारी। इसके बाद में जैसे मैंने बूटिंग के अंदर बताया कि डेस्कटॉप स्क्रीन आने के बाद आगे का जो कार्य है कंप्यूटर के अंदर वो आप कर सकते हो, और भी जो चीज़ें हैं वो आप कंप्यूटर के अंदर आगे कर सकते हो। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हो। इसके बाद में हम इससे आगे बढ़ेंगे और जानकारियां हैं वो प्राप्त करेंगे। हाँ, तो रोम के बारे में अपन ने अभी डिस्कस किया, और पूरा डिस्कशन न करते हुए रोम करती क्या है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मैंने जो इतना ये आपको समझाया डिटेल में जो जानकारी दी, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन टफ है, तो आपको अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ते हो तो आपको कंप्लीट नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए। कंप्लीट भी नहीं तो इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन ज़रूर मिले उसमें से। तो रोम के बारे में अपन ने देखा कि रोम का कार्य क्या है। अगर मैं इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो रोम जो है वो बेसिकली क्या करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोग्रामिंग होती है वो रोम के अंदर होती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोग्रामिंग जो पाई जाती है वो रोम के अंदर पाई जाती है। रोम का मेन काम यही है। अब इसके अलावा एक प्रश्न और आता है सीमोस के ऊपर। सीमोस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कंप्यूटर के अंदर। हर एक फुल फॉर्म को अपने को बड़े ध्यान से तैयार करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछी जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसके बारे में भी बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, और राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में भी आया हुआ है। आपका तो फिर भी लेक्चरर का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। ये पूछा गया था कि सीमोस क्या है। तो सीमोस रोम है, रीड ओनली मेमोरी है सीमोस भी। अब सीमोस करती क्या क्या है
ये प्रश्न आ सकता है अगर रोम के बारे में पूछा गया कि सीमोस क्या है, रैम है, रोम है, स्टोरेज है क्या नहीं है, इस तरह से अगर पूछा गया है तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि सीमोस का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सीमोस का जो उपयोग है वो किया जाता है एक तो डेट व टाइम को मेंटेन करने के लिए। आपने देखा होगा कंप्यूटर को अपन यूज़ कर लेते हैं अपने लाइक कोई काम कर लेते हैं, अपना कार्य खत्म हुआ हम उसको शट डाउन कर देते हैं, लेकिन आप देखते हो कि दूसरे दिन जब आप आके देखते हो तो डेट आपको बदली हुई नज़र आती है। उस डेट के बदले हुए नज़र आने का कारण है सीमोस, और ये रोम से रिलेटेड है। डेट टाइम को अपडेट करना। अब ये अपडेट क्यों होता रहता है, क्योंकि कंप्यूटर तो बंद है, फिर भी ये अपडेट इसलिए होता है क्योंकि इसको जो मेमोरी मिलती है सीमोस को, कहने का मतलब है कि सीमोस को जो पावर मिलती है वो पावर मिलती है सीमोस सेल से। और जब आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप का सीमोस सेल है अगर वो डाउन हो जाता है, सीमोस सेल के डाउन होते ही जो आपका कॉन्फ़िगरेशन जो सेटिंग्स हैं वो भी गड़बड़ा जाती है, डेट टाइम भी गड़बड़ा जाती हैं, तो वो सब इस वजह से ही होता है। तो जब आप रिपेयर करवाने कहीं पे जाते हो तो कंप्यूटर वाला आपको यही बोलता है कि इसका जो सीमोस सेल है वो आप डलवा लीजिए। तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स का मतलब है कि आपने क्या क्या सेटिंग्स उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रखी है। क्या आपने उसके अंदर फ़ोटो लगा रखी है, स्क्रीन सेवर के ऊपर क्या लगा रखा है, बैकग्राउंड इमेज क्या है क्या नहीं है, वो सारी सेटिंग्स, कहने का मतलब जो आपकी जो स्क्रीन है कंप्यूटर की वो कितनी देर तक, कहने का मतलब मेंटेन रहेगी, उसके बाद में ऑफ हो जाएगी, वो सारी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं वो सब सीमोस जो एक तरह का रोम ही है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पाती है। डेट टाइम को अपडेट करना है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं, ये जो सारा काम है वो रोम की वजह से ही संपन्न हो पाता है। और मेनली अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोग्रामिंग है वो रोम के अंदर होती है। अगर बेसिकली अगर आप मोटे तौर पे इसको जानना चाहो तो ये चीज़, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ और अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों और साथियों, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू। इन दोनों को ही कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसके अंदर अपन काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब रोम के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर रैम और रोम दोनों शामिल हैं। तो रोम के बारे में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी, हालांकि रोम अभी एक्सप्लेन उस तरह से की नहीं है। बेसिक जो कंप्यूटर के अंदर की किस तरह से काम होता है वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं सारी चीज़ों को जोड़ के कि होता क्या है कंप्यूटर के अंदर, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनको पढ़ना भी अगर आप समझना चाहते हो तो कनेक्ट करके ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर बेसिक कोई डेफिनेशन याद करने की कोशिश करोगे तो उसको आप भूल जाओगे। इस तरह से मैंने एक डायग्राम बनाया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने स्टोरेज लिया था। स्टोरेज में मैंने आजकल हार्ड डिस्क भी यूज़ आती है और एसएसडी डिस्क भी यूज़ आती है। अपन हार्ड डिस्क ले लेते हैं, काफ़ी बेसिक डिवाइस है इसलिए मैंने हार्ड डिस्क लिया है। अब इसके अंदर होता क्या है, मैंने मान लीजिए कोई यहाँ पे दिया, मान लीजिए मैंने इस तरह से एक टेक्स्ट दिया इनपुट के अंदर कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड जिसके अंदर अपन कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कीज़ का, कीपैड का जो कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन होता है, उससे हमने कुछ टाइप किया। वो जो अपन टाइप करते हैं वो जाता है सीधा प्राइमरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाने के बाद उसमें प्राइमरी मेमोरी ये देखती है कि ये जो पर्टिकुलर जो डेटा आया है उसके अंदर कोई कैलकुलेशन है या फिर कोई लॉजिकल कार्य है। अगर लॉजिकल कार्य, मैंने बताया सीपीयू गणना का कार्य करता है, तो अगर कोई लॉजिकल कार्य है तो वो भेजा जाता है सीपीयू के पास, और सीपीयू उसके ऊपर वो सारी गणनाएं करके वापस भेज देता है प्राइमरी मेमोरी को। और प्राइमरी मेमोरी है वो आउटपुट में वो दिखा देती है, कहने का मतलब मॉनिटर के माध्यम से हमें वो रिजल्ट दिखा देती है।
और अगर हम उसको सेव करते हैं तो वो सीधा स्टोरेज के अंदर चला जाता है। तो ये चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं। तो डेटा का जो फ्लो है वो इस तरह से होता है। अब मान लीजिए इस नाम के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई लॉजिकल वर्क नहीं है, तो प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू के पास भेजेगी नहीं, और डायरेक्ट क्या है वो चीज़ अपने को प्रिंट होके मॉनिटर स्क्रीन पे ये ऐसा का ऐसा नाम नज़र आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो कीबोर्ड के माध्यम से है वो मैंने दिया 4x5, तो 4x5 जैसे ही मैं दूंगा तो प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू के पास भेजेगी, और इस बार ये जो वर्क है वो कैलकुलेशन वाला वर्क है। तो यहाँ पे सीपीयू के आपने पढ़े होंगे दो बेसिक पार्ट होते हैं सीपीयू के, एक आपका होता है एएलयू, दूसरा सीयू, इनके बारे में भी अपन देखेंगे। एएलयू, तो एएलयू के पास भेजकर उसकी गणना की जाती है और गणना को वापस प्राइमरी मेमोरी के पास भेजा जाता है। प्राइमरी मेमोरी उसको आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से जो 20 है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर ये जो कपिल नाम मैंने लिखा था अगर ये सेव हो गया हो, अगर इसको हमने सेव किया हो, तो जब तक हम इसको सेव नहीं करते हैं तब तक ये प्राइमरी मेमोरी में रहता है। जैसे ही इसको सेव कर दिया जाता है ये स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है, और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमें इसको वापस खोलना है तो वापस ये रैम, प्राइमरी मेमोरी जो है रैम, उसके ऊपर ही खुलता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर के अंदर जितना भी कार्य किया जाता है वो रैम के ऊपर ही किया जाता है। आपने देखा होगा आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, आपने कुछ भी टाइप किया और उसके बाद अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो वो फाइल आपको दोबारा नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि वो रैम के अंदर थी, आपने उसको सेव नहीं किया, सेव करते तो वो स्टोरेज के अंदर चली जाती। तो इस तरह से ये कार्य किया जाता है। सारे जितने भी काम होते हैं अस्थायी रैम है वो एक अस्थायी स्टोरेज है वो प्रोवाइड करवाता है, मैंने जो लिखा था। और स्थायी स्टोरेज आपको स्थायी रूप से अगर सेव करना है तो स्थायी जो स्टोरेज है वो है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है वो एक स्थायी स्टोरेज आपको प्रोवाइड करवाती है। कहने का मतलब है आपने अगर सेव कर दिया है तो दोबारा भी आप जब कंप्यूटर को ओपन करोगे तो जहां आपने वो फाइल सेव की है वो फाइल आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये चीज़ें इसके अंदर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका इसी तरह से चलता है। और अगर मैं कोई यहाँ से अगर लॉजिकल इनपुट दूंगा तो वो भी नॉर्मल अगर इनपुट, कहने का मैं कैलकुलेशन दिया तो वो एलयू के पास जाता है, लॉजिकल इनपुट देता हूँ तो वो सीयू के पास जाता है, सीयू इसकी गणना करके प्राइमरी मेमोरी के पास भेजता है और इस तरह से आउटपुट निकाला जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो वर्क जो किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, जो बेसिक वर्क होता है वो इस तरह से संपन्न होता है कंप्यूटर के अंदर। ये मैंने आपको थोड़ा सा करके बताया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी तक पढ़ा, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है कंप्यूटर के अंदर कार्य कैसे किए जाते हैं, कैसे इनपुट दिया जाता है, कैसे वो प्रोसेस होता है, कैसे वो प्राइमरी मेमोरी में रहता है, फिर सीपीयू में आता है, या फिर अगर इनपुट के माध्यम से नहीं आ रहा है तो फिर उसको स्टोरेज डिवाइस से इनपुट लिया जाता है, फिर वो सीपीयू में क्रिया करके और फिर आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अपन अब पढ़ लेते हैं रोम के बारे में कि रोम कितने टाइप की होती है, क्या क्या अंदर इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। तो रोम के बारे में आपको सबसे पहले तो याद रखना है ये वोलेटाइल, कहने का मतलब नॉन वोलेटाइल है, सॉरी, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल जो शब्द बना है वो बना है एक तरह से वोल्टेज से आप इसको जोड़ सकते हो। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं आए, कोई भी करंट नहीं होगा तब भी ये डेटा को बनाए रख सकता है, ठीक है ना। पावर ऑफ होने पर, पावर ऑफ होने पर भी अपना डेटा बनाए रखता है। वोलेटाइल से याद आ जाना चाहिए, नॉन, नॉन मतलब नहीं है, वोलेटाइल नहीं है, पावर ऑफ होने पर भी डेटा बनाए रखता है। ठीक है, इसको नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। अब रोम है वो एक तो सिंपल रोम होती है, दूसरी जो होती है वो होती है आपकी पी रोम, और एक होती है
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपी रोम, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। रोम की जो कुछ विशेषताएं हैं वो मैं लिख देता हूँ। जैसे पहली जो विशेषता है रोम की वो ये है कि इसको फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है। फॉर्मेट, जो नॉर्मल रोम है उसको फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। दूसरी जो रोम की कुछ विशेषताएं हैं वो ये है कि ये एक, कहने का मतलब है, नॉन वोलेटाइल है। और अगर इसके अपन एग्जाम्पल देखें रोम के, तो आपने ज़रूर सुना होगा CD रोम, DVD रोम, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। CD रोम, DVD रोम। CD रोम की जो फुल फॉर्म होती है, मैं एक ही लिख देता हूँ, फिर आप बना सकते हो इसको। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब है इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, इसके डेटा को, जैसे मैंने कहा, फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है, और इसमें कुछ चेंज भी नहीं किया जा सकता। जो नॉर्मल रोम, जो CD रोम, DVD रोम मैंने आपको बताई, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसको जो है वो फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है, कहने का मतलब है। और DVD रोम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों सही है, लेकिन अगर वर्सेटाइल और वीडियो दोनों मौजूद हो तो वर्सेटाइल को आपको लेना है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और रीड ओनली मेमोरी, इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और DVD रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा अगर आप और एग्जांपल देखोगे, जो ड्राइवर्स आते हैं, इसको फोर्थ पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। अपन अभी रोम पढ़ रहे हैं तो रोम के बारे में पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद PROM और EPROM को भी अलग से अपन डिस्कस कर लेंगे। तो फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा था, फोर्थ पॉइंट में है, जैसे ड्राइवर्स कंपनियां देती हैं, तो ड्राइवर्स जितने भी आते हैं वो CD रोम वगैरह इनके अंदर ही कंपनियां देती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, इसको सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है, एक बार प्रोग्राम किया जाता है रीड ओनली मेमोरी को, नॉर्मल जो रोम जिसकी अपन बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। अब सवाल ये आता है क्या इसमें हम चेंज कर सकते हैं? यूज़र इसमें कितना चेंज कर सकता है? यूज़र का मतलब कंपनी ने तो चेंज कर दिया, लेकिन यूज़र इसमें कितना चेंज कर सकता है? तो यूज़र जो चेंज है, यूज़र का जो चेंज रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा 0। कहने का मतलब है यूज़र चेंज इसके अंदर नहीं कर सकता है। क्या इसको फॉर्मेट किया जा सकता है? बिल्कुल इसको फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है। रोम को फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है। जो नॉर्मल रोम आती है उसको आप फॉर्मेट नहीं कर सकते हो। तो कंपनी एक बार इसमें डालेगी तभी इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब आप उसमें रीड कर सकते हो, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यूज़र जो चेंज कर सकता है इस रोम के अंदर, वो 0 चेंज कर सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद